हजारों वेयर हाउसेस बनाए जाएंगे, हजारों गोदाम बनाए जाएंगे। आज 18,000 पैक्स के कंप्यूटराइजेशन का बड़ा काम भी पूरा हुआ है। हेलो दोस्तों, हिंदी स्टोरी कृष्णा 5 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आपको इस चैनल पर न्यूज़ से रिलेटिव हर वीडियो मिलेगी और आपके लिए एक खुशखबरी लेके आया हूं जिसे आपको सुन के जाना होगा, क्योंकि ये खुशखबरी मैं नहीं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये खुशखबरी दी है। और उस खुशखबरी को जानने के लिए आपको खुद मैं ले चलूँगा दिल्ली, जहाँ से उनके मुँह से खुद सुनाऊँगा कि उन्होंने क्या कुछ बोला है और क्या घोषणाएँ की हैं, जिससे कि हमें वो उस चीज़ का लाभ मिलेगा दोस्तों। क्योंकि आज उन्होंने वहाँ उद्घाटन तो किया है, मगर उस उद्घाटन के समारोह में उन्हें ऐसी ऐसी बातें कही हैं जिन्हें जानने के लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज उन्होंने ऐसी बातें कही हैं जो उनको सुन के मैं तो खुश हो गया हूँ दोस्तों, मगर आपको सुनाने के लिए कि आपके लिए कितना ज़रूरी है, तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको सीधे ले चलता हूँ दिल्ली। ये सभी काम देश में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को नया विस्तार देंगे, कृषि को आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ेंगे। मैं आप सभी को इन महत्वपूर्ण और दूरगामी परिणाम लाने वाले कार्यक्रमों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, सहकारिता भारत के लिए बहुत प्राचीन व्यवस्था है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, अल्पानाम अपि वस्तूनाम, अल्पानाम अपि वस्तूनाम संहति ही कार्य साधिका। अर्थात छोटी छोटी वस्तुएं, थोड़े थोड़े संसाधन भी सब साथ जोड़ दिए जाते हैं तो उनसे बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं। प्राचीन ग्राम अर्थव्यवस्था में सहकार की यही स्वतः स्फूर्त व्यवस्था काम करती रही है। सहकार ही हमारे आत्मनिर्भर समाज का आधार हुआ करती थी। सहकारिता केवल व्यवस्था नहीं है, सहकारिता एक भावना है, सहकारिता एक स्पिरिट है। सहकारिता की ये स्पिरिट कई बार व्यवस्थाओं और संसाधनों की सीमाओं से परे आश्चर्यजनक परिणाम देते हैं। सहकार जीवन यापन से जुड़ी एक सामान्य व्यवस्था को बड़ी औद्योगिक क्षमता में बदल सकता है। ये देश की अर्थव्यवस्था के, खासकर ग्रामीण और कृषि से जुड़ी अर्थव्यवस्था के कायाकल्प का एक प्रामाणिक तरीका है। एक अलग मंत्रालय के जरिए हम देश के इस सामर्थ्य को और कृषि क्षेत्र की बिखरी हुई इस ताकत को ही एकत्र करने का भी ये भगीरथ प्रयास है। किसान उत्पाद संघ एफपीओ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण हमारे सामने है। एफपीओ के माध्यम से
आज गांव के छोटे किसान भी उद्यमी बन रहे हैं, अपने उत्पादों को विदेशों तक निर्यात कर रहे हैं। हमने देश में 10,000 एफपीओज बनाने का लक्ष्य रखा था। एक अलग सहकारिता मंत्रालय होने के उसका नतीजा ये है कि देश में 8,000 एफपीओज का गठन ऑलरेडी हो चुका है, कार्यरत हो चुके हैं। कई एफपीओज की सक्सेस स्टोरी की चर्चा आज देश के बाहर भी हो रही है। इसी तरह एक और संतोषजनक बदलाव ये आया है कि सहकारिता का लाभ अब पशुपालकों और मछली पालकों तक भी पहुंच रहा है। मछली पालन में आज 25,000 से ज्यादा सहकारी इकाइयां काम कर रही है। आने वाले 5 वर्षों में सरकार का लक्ष्य 2 लाख सहकारी समितियां बनाने का है और इनमें एक बड़ी संख्या फिशरीज सेक्टर की सहकारी समितियों की भी होने जा रही है। साथियों, सहकारिता की ताकत क्या होती है? गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में मैंने इस ताकत को अनुभव किया है। गुजरात में अमूल की सफलता की गाथा आज पूरी दुनिया जानती है। हम सब दुनिया भर के बाजार में पहुंच चुके लिज्जत पापड़ के बारे में भी जानते हैं। इन सभी आंदोलनों को मुख्य रूप से देश की महिलाओं ने ही लीड किया है। आज देश में भी डेयरी और कृषि में सहकार से किसान जुड़े हैं। उनमें करोड़ों की संख्या में महिलाएं ही हैं। महिलाओं के इसी सामर्थ्य को देखते हुए सरकार ने भी सहकार से जुड़ी नीतियों में उन्हें प्राथमिकता दी है। आप जानते हैं कि हाल में ही मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में सुधार लाया गया है। इसके तहत मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बोर्ड में महिला डायरेक्टर्स होना अनिवार्य कर दिया गया है। हमारे देश में संसद में अगर नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास होता है तो बहुत चर्चा होती है, लेकिन ये उतनी ही ताकत वाला बड़ा महत्वपूर्ण कानून हमने बनाया है, लेकिन बहुत कम लोग उसकी चर्चा करते हैं। साथियों, सहकारिता किसान की व्यक्तिगत समस्याओं का कैसे सामूहिक शक्ति से समाधान करती है, भंडारण भी इसका एक बड़ा उदाहरण है। हमारे यहां भंडारण से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता था। पिछली सरकारों ने कभी इस जरूरत पर उतना ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन आज सहकारी समितियों के जरिए इस समस्या का हल किया जा रहा है। दुनिया की, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना के तहत अगले 5 वर्ष में 700 लाख मैट्रिक टन भंडारण की क्षमता तैयार की जाएगी।
इस अभियान में 1.25 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा। इस योजना के पूरा होने पर हमारे किसान अपने उत्पादों को अपनी जरूरत के मुताबिक भंडारण में रख करके स्टोर कर पाएंगे। उन्हें बैंकों से ऋण लेने में भी आसानी होगी और वो सही समय पर, जब उनको ठीक लगे कि हां अब माल बेचने के लिए बाजार ठीक है, सही समय पर अपने उत्पाद को बाजार में ले जाकर बेच भी पाएंगे। साथियों, विकसित भारत के लिए भारत की कृषि व्यवस्थाओं का आधुनिकीकरण भी उतना ही जरूरी है। हम कृषि क्षेत्र में नई व्यवस्थाएं बनाने के साथ ही पैक्स जैसी सहकारी संस्थाओं को नई भूमिकाओं के लिए तैयार कर रहे हैं। ये समितियां अब प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का भी काम कर रही है। इनके द्वारा हजारों प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र भी संचालित हो रहे हैं। हमने सहकारी समितियों को पेट्रोल और डीजल के रिटेल आउटलेट में भी बदला है। कई समितियां पर एलपीजी सिलेंडर भी मिलने लगे हैं। कई गांवों में पैक्स पानी समितियों की भूमिका भी निभा रही है। यानी पैक्स की ऋण समितियों की उपयोगिता भी बढ़ रही है, उनकी आय के साधन भी बढ़ रहे हैं। यही नहीं, सहकारी समितियां अब कॉमन सर्विस सेंटर के तौर पर गांवों में सैकड़ों सरकारी सुविधाएं भी दे रही है। अब कंप्यूटर के जरिए ये समितियां टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंडिया से जुड़े अवसरों को और बड़े स्तर पर किसानों तक पहुंचाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। साथियों, विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि, इसके लिए मैं आप सभी की भूमिका, सहकारी संस्थाओं की भूमिका का महत्व बहुत ज्यादा है, इस बात को समझता हूं। इसलिए आप सभी से मेरी अपेक्षा भी कुछ ज्यादा है। और आखिरकार अपेक्षा तो उन्हीं से होती है जो करते हैं। जो नहीं करते उनसे अपेक्षा कौन करेगा? आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में आप जितना ज्यादा और जितना ज्यादा सक्रिय योगदान बढ़ाएंगे, हम अपने लक्ष्यों को जल्दी प्राप्त कर पाएंगे। आत्मनिर्भर भारत बनाए बिना विकसित भारत बनाना संभव नहीं है। आपके सामर्थ्य, आपकी संगठन क्षमता को देखते हुए मेरे मन में बहुत सारे सुझाव आते रहते हैं। सारे तो अभी एक साथ नहीं बताऊंगा आपको। लेकिन कुछ मैं इशारा करना चाहता हूं। जैसे मेरा सुझाव है कि हमारी कोऑपरेटिव एक लिस्ट बनाए कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आज हम बाहर से लाते हैं, विदेशों से लाते हैं, अब हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। सहकारी क्षेत्र इसमें क्या कर सकता है? उनके लिए देश में ही एक सपोर्ट सिस्टम हमें बनाना है।
ये जिम्मेदारी सहकारी संस्थाएं बहुत आसानी से ले सकती हैं। अब जैसे हम कृषि प्रधान तो देश कहलाए जाते हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि जो कृषि प्रधान देश के रूप में हम पिछले 75 साल से गीत गाते रहते हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य देखिए, हजारों करोड़ रुपए का खाने का तेल हर वर्ष इंपोर्ट करते हैं। खाने के तेल में हम आत्मनिर्भर कैसे हो? इसी मिट्टी में पैदा हुआ तिलहन, उससे निकला हुआ तेल हमारे नागरिकों के जीवन को अधिक ताकत दे सकता है। और इसके लिए अगर मेरे सहकार क्षेत्र के साथी काम न करे तो कौन करेगा? मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? आप ही करेंगे ना? करना चाहिए ना? हमें अब आप देखिए, खाने का तेल भी बाहर से आता है और ऊर्जा के लिए जो तेल चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, ट्रैक्टर चलाने के लिए, पेट्रोल, डीजल, ये फ्यूल से जुड़ा अपना इंपोर्ट बिल भी, इसको भी हमें कम करना है। इसके लिए हम इथेनॉल को लेकर आज बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बीते 10 वर्षों में इथेनॉल के प्रोडक्शन, खरीद और ब्लेंडिंग तीनों में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। आज ये काम ज्यादातर चीनी मिलों के जिम्मे है और सरकारी कंपनियां उनसे इथेनॉल खरीदती है। क्या इसमें सहकारी समितियां नहीं आ सकती है क्या? जितनी ज्यादा आएगी उतना ही इसका स्केल और बढ़ जाएगा। दालों के इंपोर्ट को कम करने का, अब देखिए कृषि प्रधान देश धार बाल से ला करके खाते हैं। दालों के इंपोर्ट को कम करने के मामले में भी मेरे सहकारिता क्षेत्र के लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े भी अनेक छोटे छोटे सामान है जो हम सभी इंपोर्ट करते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव्स की मदद से हम उन्हें देश में ही बना सकते हैं। साथियों, आज प्राकृतिक खेती पर हम बहुत बल दे रहे हैं। इसमें भी कोऑपरेटिव्स बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अन्नदाता को ऊर्जादाता और अन्नदाता को उर्वरक दाता बनाने में भी कोऑपरेटिव की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर कोऑपरेटिव उसमें हाथ लगा दें, एकदम तेजी से परिणाम आ जाएगा। अब देखिए, रूफटॉप सोलर हो या फिर खेत की मेड़ पर छोटे छोटे सोलर पैनल लगाने हो, इसमें 50-100 किसान इकट्ठे होकर के एक सहकारी संस्था बना दे, मेड़ के ऊपर सोलर पैनल लगा दे और वो सहकारी संस्था बिजली पैदा करे, बिजली बेचे, किसान को भी बेचे, सरकार को भी बेचे। आसानी से सहकारी संस्थाएं काम कर सकती है। आजकल हम देख रहे हैं कि गोवर्धन योजना में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही हैं। ये ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत बनने जा रहा है। क्या कोऑपरेटिव्स को इसमें पीछे रहना चाहिए क्या? वेस्ट टू वेल्थ का काम हो, गोबर से बायो सीएनजी बनाना हो, जैविक खाद बनाना हो, इन सब में सहकारी संस्थानों का विस्तार हो सकता है। इससे देश का खाद से जुड़ा इंपोर्ट बिल भी कम हो जाएगा। हमारे किसानों के, छोटे उद्यमियों के
प्रोडक्ट्स की ग्लोबल ब्रांडिंग के काम में भी आपको आगे आना चाहिए। अब देखिए गुजरात का मैं, और पहले गुजरात में जो डेयरी थी सब अलग अलग नाम से काम करते थे। जब से अमूल एक ब्रांड बन गई, डेयरी बहुत है, अलग अलग है, लेकिन अमूल एक ब्रांड बन गई, आज ग्लोबली उसकी आवाज सुनी जाती है। हम भी हमारे अलग अलग उत्पाद का एक कॉमन ब्रांड बना सकते हैं। हमें अपने मिलेट्स यानी श्री अन्न, इस ब्रांड को हमारा लक्ष्य होना चाहिए। दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर भारत के ब्रांड का मिलेट्स क्यों ना हो। इसके लिए कोऑपरेटिव्स को एक व्यापक एक्शन प्लान बना करके आगे आना चाहिए। साथियों, गांव की आय बढ़ाने में सहकारिता का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। हमने तो डेयरी सेक्टर में एक स्पष्ट बदलाव होते हुए देखा है। अभी पिछले 3 दिन से मैं कहीं न कहीं सहकारी क्षेत्र कार्यक्रम में ही रहता हूं। पहले गया अहमदाबाद में, अमूल के 50 साल हुए थे। फिर कल बनारस में था, काशी में, वहां बनारस डेयरी का उद्घाटन किया था। बनारस का अनुभव है कि वहां डेयरी सहकारिता का आने से बहनों की, पशुपालकों की आय एकदम तेजी से बढ़ रही है। सहकारिता बढ़ने से एक और क्षेत्र में प्रवेश हुआ है। मैंने गुजरात के सहकारिता क्षेत्र के लोगों से आग्रह किया था कि आप शहद की दुनिया में आइए। हमने श्वेत क्रांति की, अब हम स्वीट क्रांति करें। और शहद के क्षेत्र में हमारे लोग आगे आए। शहद सेक्टर को किसान आज कितना लाभ उठा रहा है, ये भी आप जानते हैं। पिछले 10 वर्षों में शहद उत्पादन 75,000 मैट्रिक टन से बढ़कर अब लगभग 1.5 लाख मैट्रिक टन पहुंच चुका है। शहद के एक्सपोर्ट में भी 28,000 मैट्रिक टन से 80,000 टन की वृद्धि हुई है। 80,000 मैट्रिक टन की। इसमें नाफेड और ट्राइफेड के साथ साथ राज्यों की कोऑपरेटिव संस्थाओं ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। इस दायरे को हमें और अधिक बढ़ाना है। साथियों, गुजरात में हमने देखा है कि जब दूध का पैसा सीधा बहनों के खातों में जाना शुरू हुआ तो उसका एक सार्थक सामाजिक परिवर्तन आया। अब तो हमारी सहकारी समितियां, हमारे पैक्स कंप्यूटराइज हो चुके हैं। इसलिए अब यह सुनिश्चित होना चाहिए कि जो भी काम हो, जो भी पेमेंट्स हो, वो डिजिटली हो। विशेष रूप से कोऑपरेटिव बैंक्स को डिजिटल टेक्नोलॉजी को आत्मसात करने के लिए तेजी से काम करना चाहिए। एक और विषय सॉइल हेल्थ कार्ड का है। हमने मिट्टी की सेहत की जांच के लिए सॉइल टेस्टिंग का इतना बड़ा प्रोग्राम बनाया है। मेरा सहकारी संगठनों से, पैक्स से आग्रह है कि आप सॉइल टेस्टिंग के छोटी छोटी लैब्स अपने इलाके में बनाइए और किसानों को आदत डालिए कि लगातार वो अपनी जमीन की सेहत देखता रहे, मिट्टी की सेहत देखता रहे। सॉइल टेस्टिंग का हम नेटवर्क बनाए। साथियों, सहकारिता में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़े, इसको लेकर भी हमें अपने प्रयास बढ़ाने होंगे। और मैं तो सहकारी क्षेत्र में जहां पर किसान जुड़े हुए हैं, वे एक काम कर सकते हैं। साल में उनको कह सकते हैं कि आपको जो डिविडेंड वगैरह मिलता है, अब आपको मुफ्त में
आपकी संस्था की तरफ से सॉइल टेस्टिंग करके दिया जाएगा। उनको सिखाया जाएगा कि भाई तुम सॉइल टेस्टिंग से अनुभव के आधार पर अपनी फसलों पर ध्यान केंद्रित करो। साथियों, इससे सहकारिता में नयापन आएगा, एक नई ऊर्जा आएगी। सहकारिता में स्किल डेवलपमेंट की, ट्रेनिंग की जागरूकता को बढ़ाना भी बहुत आवश्यक है। बहुत बदलाव हो चुका है जी, और सारी चीजें कागज पे होनी चाहिए। मुंह जुबानी बातें करने वाला जमाना चला गया, और इसके लिए ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है, और इसके लिए प्रयास होने चाहिए। पैक्स को, सहकारी समितियों को एक दूसरे से सीखना भी होगा। बहुत सी सहकारी संस्थाएं इनोवेटिव काम करती है, कई इनिशिएटिव लेते हैं। देश के कई इलाकों में इसका पता नहीं होता है। क्या हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करने के लिए कोई कॉमन पोर्टल बना सकते हैं, और सब लोग अपने नए नए अनुभव, नए नए तरीके उस पर अपलोड करते जाएं? इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग की व्यवस्था हो, कोई मॉड्यूल बने। आप जानते हैं कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, आकांक्षी जिलों का अभियान, उस प्रोग्राम में एक उसकी विशेषता है हेल्दी कंपटीशन, स्वस्थ स्पर्धा का रैंकिंग का एक सिस्टम बनाया हुआ है, और दिन में 10 बार उस रैंकिंग में ऊपर नीचे होता रहता है। हर अफसर सोचता है कि मेरा जिला आगे निकल जाए। क्या कोऑपरेटिव सेक्टर के अलग अलग वर्टिकल बनाए हम, एक एक प्रकार की कोऑपरेटिव का एक वर्टिकल, दूसरे प्रकार की कोऑपरेटिव का दूसरा वर्टिकल, और एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि उसमें भी एक हेल्दी कंपटीशन राउंड द क्लॉक चलती हो। सहकारी संगठनों में ये स्पर्धा हो, बेस्ट परफॉर्म करने वालों को इनाम की व्यवस्था हो, ऐसी सहकारी संस्थाओं से नई चीजें बाहर आए। एक बहुत बड़ा आंदोलन जिसको सरकार और सहकारी संस्थाएं मिल करके उसको एक नया रूप रंग दे सकते हैं। साथियों, एक बात सहकारी संस्थाओं के साथ एक क्वेश्चन मार्क लेकर के चलती रहती है। सहकारी संगठनों के चुनावों में पारदर्शिता लाना बहुत जरूरी है। इससे लोगों का भरोसा बढ़ेगा, अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे। साथियों, सहकारी समितियों को समृद्धि का आधार बनाने के लिए हमारी सरकार उनके सामने मौजूद रही चुनौतियों को भी कम कर रही है। आपको याद होगा, हमारे यहां कंपनियों पर सेस लगाता था, लेकिन सहकारी समितियों को ज्यादा सेस देना होता था। हमने 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक की आय वाली सहकारी समितियों पर लगने वाले सेस को 12% से घटाकर 7% कर दिया। इससे समितियों के पास काम करने के लिए पूंजी भी बढ़ रही है, उनके लिए एक कंपनी की तरह आगे बढ़ने के रास्ते भी खुले हैं। सहकारी समितियां और कंपनियों के बीच वैकल्पिक टैक्स भी पहले भेदभाव था। हमने समितियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक टैक्स को 18.5% से घटाकर 15% कर दिया, और कॉरपोरेट वर्ल्ड से हमने उसको बराबर ला करके खड़ा कर दिया। एक परेशानी ये भी थी कि सहकारी समितियों को 1 करोड़ से ज्यादा की निकासी पर टीडीएस देना पड़ता था। हमने निकासी की ये सीमा भी बढ़ाकर सालाना 3 करोड़ रुपए कर दी है। इस फायदे का इस्तेमाल अब सदस्यों के हित में हो सकेगा। मुझे विश्वास है, सहकार की दिशा में हमारे ये साझा प्रयास देश के सामूहिक सामर्थ्य के विकास की सभी संभावनाओं को खोलेंगे। इसी कामना के साथ आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जैसा अमित भाई ने बताया कि लाखों लोग आज अलग अलग सेंटर्स पर इकट्ठे हुए हैं।
मैं उनका भी इतने उत्साह और उमंग के साथ आज के इस महत्वपूर्ण इनिशिएटिव में जुड़ने के लिए उनका भी धन्यवाद करता हूं और उनको भी मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आइए हम सच्चे अर्थ में सहकारिता की भावना को लेकर के कंधे से कंधा मिलाकर के, कदम से कदम मिलाकर के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चल पड़े। एक साथ चले, एक दिशा में चले और परिणाम हम प्राप्त करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इतनी इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की न्यूज़ वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। इसीलिए हमें सपोर्ट करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।